आप एक काम करें, इसमें अगर एनटीपी है तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm मान लो, ठीक है ना। अच्छा तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो पी और इसको क्या लिख सकते हैं W अपॉन मोलर मास इंटू वी आर टी, वी को नीचे ले आए तो ये क्या बन जाता है P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू बोलो डी आर टी, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम क्या बन जाता है डेंसिटी बेटा, तो बेसिकली डेंसिटी क्या हो जाएगा P इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई आर इंटू डी। अब मोलर मास क्या होता है एक मोल सब्सटेंस का मास, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसियस मिक्सर, मतलब 1 मोल गैसियस मिक्सर का वेट बताओ, तो 1 मोल गैसियस मिक्सर का वेट किसके बराबर होगा मोलर मास के। भाई आप ये समझो ना मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब ये है कि 1 मोल सब्सटेंस का वेट, यही तो मतलब है, तो 1 मोल सब्सटेंस का वेट मोलर मास के बराबर होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 मोल मिक्सर का वेट बताओ, मतलब मोलर मास पूछ रहा है हमसे, सिंपल। तो आपके लिए ये अननोन है, ये आपको चाहिए। डेंसिटी कितना गिवन है 1.20 इज इक्वल टू प्रेशर कितना 1 atm, मोलर मास बेटा आपको चाहिए, और आर की वैल्यू डाल दीजिए यहां पर 0.0 या 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना रखोगे, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ये। तो आप जो है ना सुनो सुनो सुनो, एसटीपी पर कितना लेते हैं 273 केल्विन ना, लेकिन एनटीपी पर वो नहीं चलता। एनटीपी पर तो नॉर्मल टेम्परेचर पर चलता है ना, मतलब कि आप एनटीपी पर रूम टेम्परेचर रखें, रूम टेम्परेचर। लेकिन वैसे जो है ना आपको, अगर ये क्वेश्चन वैसा होता, मतलब क्या नाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होता अगर, तो उसमें फिर हमको ऑप्शन देखना पड़ता। हम एक बार एनटीपी वाला अगर कंडीशन पे रूम टेम्परेचर डाल के देखते तो आंसर मैच करता तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपन 273 डाल के देखते वहां पर, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए कि अगर एनटीपी दे रखा तो अभी ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आप जो है ना 298 केल्विन ही डालो यहां पर, तो जब ये रखोगे तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। समझ में आ गई बात। हाँ तो ऐसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं ना, एनटीपी पर आपको करना है, ठीक है। 22.4, देखो देखो मैं बता रहा हूं ना, वो फॉर्मूला जो है वो एसटीपी वाला है बेसिकली, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है कि वैसे भी आ जाए, लेकिन इसका करेक्ट मेथड तो यही है, सीधी सी बात है। हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो B2 हो गया, अब सेक्शन सी हो गया था, सेक्शन सी किया ना। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में आप बताएं जरा सेक्शन ए, सेक्शन ए में बेटा A1 हो गया था, सेक्शन ए में A1 हो गया था, A1 के बाद A2 हो गया था, A2 के बाद A3 हुआ था, सबसे हो गया A3। अच्छा A4, A4 भी हो गया, तो वही तो बोल रहा हूं ना, तो कह रहे हैं हो गया है। चलो A3 देखो जरा, A3 कैसे करेंगे। सबका डाउट सबसे हो सकता है, कुछ लोग से नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी है। देखो जरा A3 कैसे करेंगे। A3 है द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ Al+3 इज, देखो 1 ग्राम आयन ऑफ Al+3, इसका मतलब क्या होता है बोलो। हाँ इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ Al+3, यस और नो, होता है ना। जैसे लिखा हो कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, इसका मतलब होता है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन का मतलब होता है मोल। तो 1 मोल Al+3, अब 1 मोल में कितने Al+3 होंगे, एनी नंबर ऑफ Al+3, बोलो हाँ या ना, इतने आयंस होंगे आपके टोटल। अब बताओ जरा एक Al के ऊपर कितना चार्ज है 3e के बराबर, 3e कूलम के बराबर, यस और नो। तो अब जरा बताओ तो Na नंबर ऑफ Al+3 के पास कितना चार्ज होगा 3 इंटू Na इंटू ई कूलम। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है।
तो एक Al+3 के ऊपर 3 का चार्ज है, तो Na नंबर ऑफ Al+3 के पास कितना चार्ज होगा, दैट इज 3Na। चलो 1/9 इंटू, ऐसा कैसे आएगा, डी ऑप्शन आएगा ना, डी ऑप्शन आएगा ना, सी कैसे आ गया, पीछे देखो क्या दे रखा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर A4 हो गया, क्वेश्चन नंबर A5, क्वेश्चन नंबर A5 बताएं। क्वेश्चन नंबर A5 देखो जल्दी, ये तो हो जाएगा अब आपसे। A5 बोलो बेटा जल्दी, A5 हुआ था, आपसे बोल रहा है गैसियस मिक्सचर कंटेन CO2 गैस एंड NO2 in 2:5 मास रेशियो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड N2O। आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है, बताएं हुआ था कि नहीं हुआ था, बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर A6 हो गया था, A6 भी हो जाना चाहिए था आपसे। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर B4 क्लास इलिस्ट्रेशन है ये तो। क्वेश्चन नंबर B5 ये भी क्लास में करवा रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर C1 से C5 सब, C3 नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर C1 हो गया, क्वेश्चन नंबर C2 हो गया, क्वेश्चन नंबर C3 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर C3 कितने लोगों से नहीं हुआ बताओ जरा। C3 में तो यार देखो कैसे करेंगे बताता हूं मैं। C3 पहली बात तो हो गया ना, आपसे हुआ नहीं हुआ, चलो मैं बता रहा हूं फिर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो एक काम करो, सबसे पहले आप 1.7 ग्राम अमोनिया में सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, मोल। तो मोल क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका, 17, दैट इज 0.1। अब पहला ऑप्शन क्या बोला, इट कंटेन 0.3 मोल H एटम। अब बताओ जरा, एक अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम है, एक मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो 0.1 मोल अमोनिया हमारे सामने दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 0.3 मोल हाइड्रोजन एटम। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। बी ऑप्शन आ जाओ, इट कंटेन्स 2.408 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये बोल रहा है। बताओ, सुनो पहले, सुनो एक बात सुनो, इतने एटम्स पूछ रहा है, एक बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि 0.1 मोल आपके पास है अमोनिया के, 0.1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, 0.1 Na के बराबर होंगे, यस और नो। इतने मॉलिक्यूल हैं किसके, अमोनिया के। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम अमोनिया के अंदर, 4, 3 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 0.1 इंटू Na इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी देख लेना सही है कि गलत है, सही है ना। तो ठीक है, मास ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन, ये तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। अमोनिया का मोल पता है, मास इसका पता है, कितना हाइड्रोजन का कंपोजिशन आएगा वो निकाल सकते हैं आराम से, बाकी हो जाएंगे सब। हाँ, इट कंटेन्स 0.3 मोल नाइट्रोजन एटम, ये गलत है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है क्या, तो ए बी सी सही है, डी गलत है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन इसके अलावा, बाकी सब तो मैंने उस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए थे क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है फिर। तो आज कुछ नया तो नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, खाली क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं आपको। तो इसी में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरा देखो, बुकलेट मेरे पास है अभी, ये देखो जरा, एक प्रैक्टिस सेट 2,
है क्या? जेई वाली बुकलेट में है क्या प्रैक्टिस सेट 2 ऐसा करके? पेज नंबर तो उसमें 52 है, ये नीट वाली बुकलेट है मेरे पास। अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ, एक काम करो, जेई वाले बच्चे जो हैं वो देखे जरा, उनके उनके मूल कॉन्सेप्ट में लेवल 1 करके कोई है क्या एक्सरसाइज? देखो जरा, एक बुकलेट दो, मैं देता हूं निकाल के। जेई वाला नहीं लाए? अच्छा मेडिकल है, लाओ बुकलेट, निकालो ना, अंदर क्यों छुपाए रखे हो? इसमें कहीं तो लेवल 1 से स्टार्टिंग है क्वेश्चन की। अब पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा कहां से। 10, हाँ 103 से स्टार्टिंग है, यस। और नीट वालों में स्टार्टिंग है 82 से। ये लो, करा दिया पूरा। पूरा कैसे हो जाएगा यार? हाँ, कहां तक हुआ था कुछ पता है क्या? 24 तक हुआ था। अच्छा, तो आपको ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह तो नहीं दिया होगा उस टाइम, ठीक है ना? तो फिर आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक करो। क्वेश्चन नंबर 25 पहले लिख लो, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 लेवल 1। दोनों लोगों को, जेई और नीट दोनों कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 लेवल 2 में बेटा कहां तक किया था? बीच बीच के दिए थे। अच्छा, तो आपने क्या लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ रखा है क्या? तो फिर कैसे दिया? स्टैचोमेट्री नहीं पढ़ा ना आपने अभी? लेवल 4 किया था क्या? लेवल 4, लेवल 4 निकालो। लेवल 4 में लिखो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा, 1 और 5 हो गया था। अच्छा, तब तो ठीक है। तो आप लोगों ने किया था ये तो पूरा, मतलब हो गया है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, फिर कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है। लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर, अच्छा अच्छा, फॉर्मूला यूनिट यार अभी बाकी है थोड़ा, मतलब इसको एक साथ डिस्कस करेंगे, मतलब ठीक है ना, एक साथ करेंगे डिस्कस पूरा। अच्छा, उसी में 26 भी, 36, हाँ ये भी वही है। तो इसको जो है ना एक साथ डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लेवल 2 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर इसका कल डिस्कशन रखेंगे पूरा।
जितना भी मैंने दिया है आज। लेवल 2 में एक तो क्वेश्चन नंबर आप 1 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, मैं लिखा देता हूं, जो कर लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं कर सकते आप अभी। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं कर सकते। एलपीजी सिलेंडर क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूं ना, जो हो गया था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ठीक है, फिर 9 to 18 तक ये कॉमन रख लो, फिर जिसने नहीं किया वो करके आना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 7 नहीं करना, मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखो, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 कर लो। अरे रुक तो जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 29 कर लो। और बाकी तो आप फिर नहीं, अभी नहीं कर पाओगे। कुछ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ये कर सकते हैं, 38 कर सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने ऑलरेडी आपको। और क्वेश्चन नंबर 36 ये कर लाना। इतने क्वेश्चन करने हैं आपको लेवल 2 में, ठीक है। लेवल 3 में तो अभी करने लायक कुछ भी नहीं है आपके। लेवल 4 आप बता रहे कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए जल्दी से, इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 36 कौन बताया कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 36 आपका डाउट था ना लेवल 2 में। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान क्वेश्चन ही है वैसे तो। फॉलो जरा, क्वेश्चन क्या है? एवोगैड्रोज नंबर ऑफ रुपीज कैन बी स्पेंट इन, और फिर बताना है कितने ईयर में एवोगैड्रोज नंबर के बराबर आप रुपए स्पेंड कर सकते हैं अगर 10 लाख रुपए पर सेकंड में स्पेंड किए जाएं। यही बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 लाख रुपए पर सेकंड में स्पेंड हो, मतलब कहने का मतलब ये है सिंपल कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो 10 लाख रुपीज हैं वो स्पेंड किए जा रहे हैं 1 सेकंड में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बस केवल, ठीक है। 10 लाख बताना कितना होगा, ये तो 100, 1000,
1,00,000, 10,00,000, इतना होगा। ये स्पेंड किए जा रहे हैं 1 सेकंड में। तो अच्छा हाँ, सॉरी, ये 10,00,000 हो गया, ठीक है। चलो तो अब बताओ जरा, 10,00,000 ये रुपीज हो गए ना पूरे, ठीक है ना, ये रुपीज मान लो हो गया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बताओ जरा, तो 1 रुपए कितने सेकंड में स्पेंड होगा बताओ? 1/, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतने सेकंड में। अब तुम्हें किस में निकालना है? एवोगैड्रोज नंबर इतने रुपए हैं, उसके बराबर इतने रुपए हैं, तो बताओ 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज में कितना सेकंड लगेगा, पहले ये सोचो। तो बोलो कितना सेकंड लगेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10,00,000। बोलो हाँ या ना। ये आ गया सेकंड। अब इस सेकंड को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? डायरेक्टली ईयर में, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो करके देखो, बस आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा, जल्दी अटेम्प्ट करें आप लोग, फिर हम कल डिस्कशन करेंगे, पूरा सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक, स्टैचोमेट्री एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़ते पढ़ते आपको, ये काफी दिनों से यही पढ़ाई कर रहे हैं आप, बेसिक स्टैचोमेट्री, बेसिक मतलब मूल की। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता कभी एग्जाम में, ये तो बस चल रहा है धीरे धीरे कि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो पाए, ठीक है। उससे भी नहीं आता, मतलब मोल से क्वेश्चन नहीं आता यार एग्जाम में, बहुत रेयर है। जैसे कि जेई मेन के मान लो 7-8 शिफ्ट में एग्जाम हुए, मान लो कि 4 दिन में एग्जाम हुआ, 8 शिफ्ट में अलग अलग, तो 8 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन होगा मोल का। अब वो उस शिफ्ट में कोई फंस जाएगा तो उसको मिल जाएगा मोल क्वेश्चन, ऐसा है, समझे ना। जैसे मैं अभी तक, मुझे जहां तक आइडिया है, अभी जुलाई में जो अटेम्प्ट हुए हैं, तो जुलाई में लगभग, एक तो तुम्हारा क्या नाम है, 20 जुलाई को शिफ्ट, पहला शिफ्ट था, फिर 22 को था, इसके बाद फिर 22 के बाद फिर 24 को था, देन फिर 27 को था। ये 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसमें से एक शिफ्ट में नहीं था, मतलब टोटल 7 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो 7 शिफ्ट में एक शिफ्ट में मूल का क्वेश्चन था खाली, बस, ठीक है ना। और वो भी बहुत आसान, स्टैचोमेट्री का था, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम में, तो काफी आसान क्वेश्चन था वो। ठीक है, करो जल्दी से आप लोग। एक मिनट, क्या कह रही हो? ये होमवर्क कितने दिन में करना है? तो कल ही करके लाना, और क्या। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? मैं कह रहा हूं कल डिस्कशन होगा तो कल ही तक करके ले आना, और क्या। यार देखो, बातें ना करो, बाहर भगा देंगे वरना फिर। बातें करना, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर फिर। अभी आप अपनी जो जो है ना 10th वाली आदत छोड़ दो पहले तो, ठीक है ना। 9th 10th वाली हरकतें छोड़ दीजिए बिल्कुल। थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो।
ठीक है भाई, एक काम करो, बाकी का होमवर्क घर से करके लाना, भी पढ़ा रहा हूं मैं। चलो नोटबुक निकालो, हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला जो लॉ आपको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जब आपने 10th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ ए रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर भी इसका जिक्र होता है एक बार कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है। जब भी कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ रिएक्टेंट शामिल होते हैं और प्रोडक्ट शामिल होते हैं। हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड हो सके। किसी भी रिएक्शन में किसी मास का कभी लॉस नहीं हो सकता। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर अगर वाटर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वाटर एक अलग स्पीसीज है मतलब, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक अलग ही थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का केमिकल नेचर अपने आप में भले ही अलग हो सकता है, वाटर का केमिकल नेचर अपने आप में भले ही अलग हो सकता है, लेकिन जितना मास हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड में लिया था उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में हमको देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाली जो रिएक्शंस होती हैं
उसमें जो है ना हमारा ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता है। इसीलिए एक इक्वेशन आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, जिसमें जो मास होता है उसका कन्वर्जन बेटा किसमें हो जाता है, एनर्जी में हो जाता है। और जैसे जैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है वैसे वैसे मास धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, उसका मास मतलब क्वांटिटी में कम होता जाता है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन केवल न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर बाकी सारी रिएक्शन के लिए क्या होता है, वैलिड माना जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखो जरा इसका स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, in any physical or chemical change, mass can neither be created nor be destroyed. In any physical or chemical change, mass can neither be created nor be destroyed. It means, I repeat, in any physical or chemical change, mass can neither be created nor be destroyed. It means total mass of reactant is equal to total mass of product. ये it means total mass of reactant is equal to total mass of product. ठीक है, इसके बाद लिखो this relationship hold good when reactants are completely converted into product. This relationship hold good when reactants are completely converted into product. देखो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो पता लगा कि 40% तक हुई फिर बंद हो गई। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी देखी गई हैं जिसमें 60% तक तो रिएक्शन हुआ लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ। बेसिकली ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे आगे वाले चैप्टरों का पार्ट है, बेसिकली ऐसा रिएक्शन जो 100% कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कंप्लीटली एक ही डायरेक्शन में चलता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीटली एक ही डायरेक्शन में चले, या फिर हम उल्टा बोले कि जिसमें रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, मतलब 100% रिएक्टेंट खत्म हो जाए और 100% उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाए, तो ऐसे रिएक्शनों के लिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ज्यादा अच्छे से वैलिड माना जाएगा। यस और नो? ठीक है ना? चलो अच्छा, इतना लिखा आपने। चलो तो इसके बाद लिखिएगा, इसी के आगे लिखिएगा, लिखो जरा, इन केस ऑफ रिएक्टिंग मटेरियल which are not completely consumed, in case of reacting material which are not completely consumed in the reaction, then ऐसे रिएक्शन के लिए total mass of the reactant is equal to, बताओ क्या होगा? अगर किसी रिएक्शन में पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तो ऐसे केस के लिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जितना आपने लिया था, मान लिया कि 100% आपने रिएक्टेंट लिया
और 20% मान लो उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और प्लस टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड पार्ट, जिसने रिएक्शन नहीं किया है, टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये? जैसे मान लीजिए 100 ग्राम में केवल 100 ग्राम रिएक्टेंट आपने लिया, तो ये बाजू वाला LHS कितने ग्राम है, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में खाली 30 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो 30 ग्राम तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और बाकी अनरिएक्टेड पार्ट कितना है, 70 ग्राम। तो फाइनली फॉर्मूला ये बनेगा इसका, यस और नो। तो ये किसके लिए वैलिड है, जब पूरा पूरा कंज्यूम ना हो, और अगर कंज्यूम हो तो फाइनली क्या करना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मल है एकदम, ठीक है। अब इस पे बेस अलग अलग तरीके की वैरायटीज के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल वैरायटी क्या है वो देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, एक काम करिए, एक लिमिटेशन लिख लो, वही वाला जो मैं बोल रहा था, लिमिटेशन लिख लो, लिमिटेशन लिख लो बेटा जल्दी से लिखो। इन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन is not valid. In nuclear reaction, law of mass conservation, in nuclear reaction, law of mass conservation is not valid, because in nuclear reaction law of mass conservation is not valid because some amount of mass of reactant, because some amount of mass of reactant is converted into energy, because some amount of mass of reactant is converted into energy, ठीक है। चलो, तो ये इसका एक लिमिटेशन है वैसे तो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं जरा, पहले तो क्वेश्चन लिखिए, 1.7 ग्राम ऑफ silver nitrate dissolve in 100 gram of water, dissolve in 100 gram of water is taken, 0.585 gram of sodium chloride dissolve in 100 gram of water is added to it and chemical reaction occurs, इसके बाद लिखिएगा 1.435 ग्राम ऑफ AgCl and 0.85 ग्राम NaNO3 are formed, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा शो दैट these result follow law of mass conservation, लिखो पूरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम वाटर है, उसमें हमने सबसे पहले 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट डाला, और फिर हमने 0.58 ग्राम NaCl डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ,
ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1.435 ग्राम AgCl बना और 0.85 ग्राम NaNO3 बना। अब पूछ रहा है कि ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा है हमने इतना बड़ा, इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड है या फिर नहीं है, ये बताना है आपको। चलो करो, सॉल्व करो। वैलिड है, सही है। कितना आ रहा है दोनों साइड मास? 212 तो नहीं आएगा खैर। बताइए भाई वैलिड है कि नहीं है? बताओ टोटल मास बिफोर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज, बताओ क्या क्या होगा। क्या क्या ले रखा है बेटा बताओ। एक तो 1.7 ग्राम AgNO3 और क्या ले रखा है 0.585 ग्राम, बोलो, अरे यार NaCl प्लस कितना ग्राम पानी 200। 100 ग्राम पहले लिया फिर 100 ग्राम लिया फिर दोनों को मिलाया आपस में, दैट इज 100 भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200 ग्राम वाटर, ठीक है। बताओ कितना है ये है 202.285 ग्राम। इतना आपने लिया बिफोर केमिकल चेंज। अब चलो टोटल मास आफ्टर केमिकल चेंज। टोटल मास आफ्टर केमिकल चेंज बोलो कितना होगा बेटे, बताओ। सबसे पहले क्या बना था, एक तो 1.435 ग्राम AgCl बना था और बोलो क्या बना था 0.85 ग्राम NaNO3 बना था। और वाटर भी तो रहेगा ना, वाटर तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो 200 ग्राम वाटर तो रहेगा ही, तो 200 ग्राम वाटर भी रहेगा, क्योंकि वो तो एक रिएक्शन वेसल है ना, उसी में ही सब कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट कहीं और प्रोडक्ट कहीं और, ऐसा थोड़ी ना है। हमने क्या किया, एक बीकर में 200 ग्राम पानी लिया, उसमें 1.7 ग्राम AgNO3 डाला, 0.58 ग्राम NaCl डाला, तो वाटर तो नहीं रहेगा ना, सिंपल। तो बताओ इसको ऐड करने पर कितना आएगा ये, क्या ये भी तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, थोड़ा अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसा बन सकता है। देखो इसको हटा दूं क्या मैं, क्वेश्चन है 6.85 ग्राम ऑफ SrOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O on heating gives 3.13 gram of anhydrous SrOH का होल ट्वाइस। Calculate
ऑफ एक्स। एक हाइड्रेटेड कंपाउंड है जिसको जब हमने गर्म किया तो उसने एनहाइड्रस SrOH का होल ट्वाइस बनाया। इसका मतलब क्या है? एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा प्योर। इसका मतलब SrOH का होल ट्वाइस डॉट X2O को जब अपन गर्म करेंगे ना, तो जितना भी वाटर है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? खाली SrOH का होल ट्वाइस, जो कि अभी एनहाइड्रस होगा। यस और नो? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास SrOH का होल ट्वाइस डॉट X2O दे रखा है, बोलो हाँ या ना। हमने बेटा इसको क्या किया है? गर्म किया है ना। तो गर्म करने पर क्या मिल रहा है बताओ? एनहाइड्रस SrOH का होल ट्वाइस, बोलो यस और नो। तो क्या X वाटर अलग हो गया होगा? ठीक है। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है? दोनों साइड मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बताओ इसका मास कितना है? 6.85। दिस मास किसके बराबर होगा? इन दोनों के मास के समेशन के बराबर होगा। तो इसका मास कितना है बेटा? 3.13 प्लस इसका कितना हो जाएगा? मतलब वेट ऑफ H2O सपोज कर लो। भाई सुनो ना एक बार, कहने का मतलब ये है कि इसका मास पूरा 6.85 है, इसका मास कितना है? 3.13। मान लिया कि W ग्राम वाटर बाहर निकला, तो इस पूरे का मास कितना है? W वाटर मान लो, तो उसको माइनस कर दोगे तो वेट ऑफ वाटर निकल आएगा। और जैसे ही वेट ऑफ वाटर निकला तो फिर आप उसके मोल X का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है ना? तो निकालो भाई, सबसे पहले वेट ऑफ वाटर कितना आएगा? 3.72। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 3.72। कितने मोल है वाटर के? X मोल है, तो X इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसका एक टेक्निक और है, वो भी कल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी तो पहले तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा ये गलती ना करे कि X इंटू ऐसा कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोल के साथ डील नहीं कर रहे अपन, इसको मास के साथ डील कर रहे हैं। मास के साथ सिंपल जो वाटर निकला है उसका कितना मास है, दैट्स इट। तो वो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 3.72 ग्राम। अब ये वेट ऑफ वाटर आया है, अब निकालो X का वैल्यू। तो कितने मोल निकले बाहर? X मोल, समझे ना? X मोल बाहर निकला, तो बस X इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 3.72 डिवाइडेड बाई 18, तो X की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। हाँ, जितने भी आ जाए। एक बार जब स्टैचोमेट्री आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पर ये सब चीजें लिखी रहे। अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले, अभी आप लोग स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नहीं जानते होंगे क्या होता है? नहीं जानते ना? ठीक है, तो